दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिस पर अक्सर लोगों की नजर नहीं जाती। एक गुमनाम अफगान जागीरदार का अस्त-व्यस्त परिवार, जो अनजाने में ही सही लेकिन भारत के सबसे महान सैन्य रणनीतिकारों में से एक की जन्मस्थली बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हसन खान सूरी की। आज हम समझेंगे कि कैसे एक छोटे से घर की उथल-पुथल ने एक ऐसे इंसान को गढ़ा जिसने मुगलों तक को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया था। आप जरा सोचिए, बिहार की एक छोटी सी जागीर और वहां चल रहा एक आम सा पारिवारिक विवाद। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इसी विवाद से एक विशाल सूरी साम्राज्य की नींव रखी जाएगी? यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का मुख्य सवाल है। सच तो यह है कि सूरी साम्राज्य का जन्म केवल युद्ध के मैदान में नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत तो एक गहरे और दोषपूर्ण घरेलू जीवन की भट्टी में ही हो गई थी। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, हसन खान सूरी। हसन खान अपने समय के एक बहुत ही प्रभावशाली इंसान थे, लेकिन इतिहास में उनका अपना जीवन और उनकी उपलब्धियां पूरी तरह से उनके बेटे फरीद खान की महान सफलताओं की छाया में ही सिमट कर रह गईं। और ये फरीद खान कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया शेर शाह सूरी के नाम से जानती है। इनकी कहानी शुरू होती है भारत से बहुत दूर अफगानिस्तान के रोह इलाके की उन बीहड़ पहाड़ियों से। वहीं पर मती कबीला रहा करता था और उसी कबीले की एक विशेष शाखा थी जिसे सूर शाखा कहा जाता था। बिल्कुल सही समझे आप, यहीं से सूरी नाम की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग अफगानिस्तान से भारत कैसे पहुंचे। तो हुआ यूं कि दिल्ली में लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी के शासनकाल में बहुत से अफगान कबीले बेहतर भविष्य की तलाश में भारत आ रहे थे। हसन के पिता इब्राहिम खान सूरी भी उन्हीं में से एक थे। इब्राहिम ने शुरुआत में पंजाब के स्थानीय सरदारों के यहाँ काम किया और फिर वो दिल्ली के पास आ गए। हसन खान ने भी बचपन से ही अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था और यहीं से उन्हें प्रशासन और सेना की शुरुआती समझ मिली। पिता की मृत्यु के बाद हसन खान ने खुद कमान संभाली, और क्या खूब संभाली। अपनी मेहनत, शानदार क्षमता और वफादारी के दम पर वो एक साधारण सैनिक से बहुत तेजी से एक प्रभावशाली जागीरदार बन गए। सिकंदर लोदी के दौर में जौनपुर के गवर्नर थे जमाल खान। वो हसन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक बेहद शानदार समझौता कर लिया। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि हसन को 500 अफगान घुड़सवारों की एक सेना तैयार रखनी होगी। और इसके बदले में इनाम क्या मिला? आधुनिक बिहार के सासाराम, हाजीपुर और टांडा की बेहद समृद्ध जागीरें। इस एक डील ने हसन खान को रातों रात एक बहुत ही रसूखदार जागीरदार बना दिया। बाहर तो हसन खान का सिक्का चल रहा था, झंडे गाड़ रहे थे वो, लेकिन घर के अंदर वहां कहानी एकदम उल्टी थी। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बाहरी मोर्चे पर इतना सफल इंसान अपने ही घर में पूरी तरह से अशांत और कलहपूर्ण जीवन जी रहा था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4 पत्नियां और 8 बेटे। हसन खान का परिवार बहुत विशाल था। अब इतने बड़े कुनबे में ईर्ष्या और गुटबाजी न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां सत्ता और संपत्ति होती है, वहां इतनी बड़ी दावेदारी हमेशा एक उत्तराधिकार के संकट को जन्म देती है, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। घर पूरी तरह से 2 गुटों में बंट चुका था। एक तरफ थी हसन की पहली अफगान पत्नी और उनके बेटे फरीद, जो स्वाभाविक तौर पर जायज वारिस माने जाते थे, और दूसरी तरफ थी एक छोटी दासी पत्नी जिसे कनीज कहा जाता था, और उसके बेटे सुलेमान और अहमद। ये घर कम, युद्ध का मैदान ज्यादा बन चुका था। और इस पूरे बवाल की जड़ थी हसन खान की एक बहुत बड़ी कमजोरी। वो अपनी उस छोटी दासी पत्नी के मोहपाश में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उनके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। इसी मोह में आकर उन्होंने अपनी पहली पत्नी और अपने सबसे काबिल बड़े बेटे फरीद को पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ये उनकी एक ऐतिहासिक भूल थी। लेकिन कहते हैं ना कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। घर से मिले इस धोखे और उपेक्षा ने अनजाने में ही वो चिंगारी भड़का दी जिसने आगे चलकर फरीद को महान शेरशाह सूरी बना दिया। ये कलह उनके लिए एक अग्नि परीक्षा बन गई। हुआ ये कि सौतेली माँ की हरकतों से तंग आकर फरीद को घर छोड़ना पड़ा और वो जौनपुर चले गए। लेकिन इस निर्वासन का एक फायदा ये हुआ कि फरीद को खुद को साबित करने का मौका मिल गया। बाद में पिता से सुलह भी हुई, लेकिन सौतेली माँ ने फिर से साजिश रची और फरीद को दूसरी बार घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
लेकिन जब फरीद जौनपुर में थे तब उन्होंने अपनी काबिलियत का ऐसा डंका बजाया कि जमाल खान को बीच बचाव करके हसन खान को समझाना पड़ा। हसन को भी बेटे की अहमियत समझ आई। नतीजा ये हुआ कि हसन ने फरीद को सासाराम और खवासपुर टांडा का दीवान यानी मैनेजर नियुक्त कर दिया। ये फरीद की जिंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस भूमिका में फरीद ने वाकई कमाल कर दिया। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की छुट्टी कर दी और किसानों को शोषण से बचाया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। किसानों की भलाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कदम उन्होंने इस छोटी सी जागीर में उठाए, ये असल में उन महान नीतियों का ब्लूप्रिंट था जिन्हें वो बाद में सम्राट शेर शाह सूरी के रूप में पूरे भारत में लागू करने वाले थे। खैर, जैसा कि हम जानते हैं, ये शांति भी कुछ ही दिन की मेहमान थी। सौतेली माँ ने फिर जहर घोला और फरीद से उनका हक छीनने की कोशिश की। इस बार फरीद ने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया और पहले मुगल सम्राट बाबर की तरफ और फिर बिहार के सुल्तान की तरफ अपना रास्ता बना लिया। 1524-25 के आसपास जैसे ही हसन खान की मृत्यु हुई, घर का वो ज्वालामुखी फट पड़ा जो सालों से सुलग रहा था। पैतृक जागीर के लिए फरीद और उनके सौतेले भाइयों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन फरीद अब एक कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने सबको धूल चटाई, सासाराम पर कब्जा किया और इसी जमीन को अपने विशाल सूरी साम्राज्य का लॉन्च पैड बना दिया। आज अगर आप बिहार के सासाराम जाएं तो आपको हसन खान सूरी का भव्य सूखा मकबरा देखने को मिलेगा। इसे खुद शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये शानदार इंडो इस्लामिक वास्तुकला सिर्फ ईंट और पत्थर का कोई आम ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिता और पुत्र के उस बेहद उलझे हुए रिश्ते का जीता जागता सबूत है जिसने भारत का इतिहास बदलकर रख दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या महान नेता सिर्फ प्यार, दुलार और एक सुरक्षित माहौल से ही बनते हैं, या फिर जैसा कि हमने फरीद के मामले में देखा, क्या हसन खान सूरी की इतिहास को सबसे बड़ी देन वो जमीन जायदाद नहीं बल्कि वे कठोर परिस्थितियां थीं जो उन्होंने अपने बेटे को दी। शायद अपनों से मिले उसी धोखे और दुश्वारियों ने शेरशाह सूरी को वो फौलादी इंसान बनाया जिसे आज इतिहास सलाम करता है। इस रोचक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इतिहास के इस अनछुए पहलू से जरूर कुछ नया सीखे होंगे।